प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी बचाने पर जोर देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। आज वाटर विजन एट 2047 विषय पर राज्यों के मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पानी बचाने के लिए अभूतपूर्व काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल संचय के लिए जल भागीदारी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में अमृत सरोवर बनाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज उसका 111वां दिन है। ये यात्रा आज उत्तर प्रदेश के शामली जिले से आगे बढ़ेगी। आज शाम को यात्रा हरियाणा के पानीपत पहुंचेगी और हरियाणा में 4 दिन चलेगी। इस बीच पानीपत में यात्रा के दौरान कांग्रेस की विशाल रैली होने वाली है, जिसमें 15 लाख लोग भाग लेंगे। ये यात्रा 11 जनवरी को पंजाब पहुंचेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज से बिहार में भी पदयात्रा शुरू करेंगे। बिहार में कांग्रेस पार्टी की 1200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा बांका से शुरू होकर 17 जिलों से होकर गुजरेगी। पदयात्रा बांका से शुरू होकर गया में संपन्न होगी। बिहार की सत्ताधारी जेडीयू इस यात्रा में शामिल नहीं होगी। वहीं महागठबंधन की प्रमुख पार्टी आरजेडी ने भी अभी इस पर फैसला नहीं किया है। वहीं अब दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में समाधान यात्रा पर निकल पड़े हैं। पश्चिमी चंपारण से ये शुरू होगी यात्रा 7 फरवरी तक चलेगी। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का पहला चरण 29 जनवरी तक चलेगा। इसमें 18 जिलों को कवर किया जाएगा। इस यात्रा के बीच नीतीश कुमार की कोई जनसभा और रैली नहीं होगी। यात्रा के दौरान नीतीश केवल जिले के अधिकारियों के साथ आंतरिक बैठक करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में चुनाव अभियान का बिगुल फूंकने वाले हैं। वे अगरतला में बीजेपी की जन विश्वास रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगरी में जनसभा करेंगे। वे वहां एक कार्यकर्ता के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम जाएंगे। अमित शाह को कल रात ही अगरतला पहुंचना था, लेकिन घने कोहरे के कारण उनके विमान को देर रात गुवाहाटी में उतरना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कर्नाटक के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे तुमकुर, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जाएंगे। कई रैलियां करेंगे और मठों में भी जाएंगे। आज दोपहर वे तुमकुर में राज्यों की चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम को उनका चित्रदुर्ग जाने का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी यहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आकर्षित करने पहुंचे। इस सिलसिले में वे मुंबई में रोड शो भी करने वाले। मुख्यमंत्री योगी ने कल मुंबई में बसे उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात की और उनसे राज्य में निवेश के लिए अनुरोध किया। गोवा के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से विमानों की उड़ानें शुरू हो गई हैं। मोपा में बने मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज इंडिगो के विमान की पहली लैंडिंग हुई। दिल्ली और हैदराबाद से इंडिगो के विमान आज सबसे पहले गोवा के नए एयरपोर्ट पर पहुंचे। इंडिगो यहां से रोजाना 12 उड़ानें संचालित करेगी। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद से जुड़े कई मामले की आज सुनवाई होगी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की पूजा से संबंधित याचिका भी शामिल है। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई है। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में जमीन धंसने के बाद 561 मकानों में दरार पड़ने की जानकारी से प्रशासन सतर्क हो गया है। यहां 2 होटल्स को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इलाके में पिछले 2 दिनों से जमीन फाड़कर पानी निकल रहा है। इसके बाद बहुत से परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर समीक्षा बैठक के बाद भरोसा दिया कि जोशीमठ को बचाने के लिए हर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जमीन धंसने के चलते जोशीमठ में एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के विरोध में 11 लोगों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा और गफूर बस्ती में 72 एकड़ जमीन में 4,365 अवैध मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पीएससी भी मंगाई गई है। वहीं 10 एडीएम और 30 एसडीएम स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। 2013 में ही हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। विवादित जमीन पर रेलवे ने मालिकाना हक का दावा किया है, जबकि वहां रह रहे लोग आजादी से पहले के मालिकाना दस्तावेज दिखा रहे हैं। कंजावला कांड के बाद दिल्ली पुलिस और सतर्क मोड में आ गई है। अब दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन अपनी ड्यूटी के दौरान अपने एरिया से बाहर जा सकती है। ड्यूटी के दौरान कोई कॉल हो तो पीसीआर वैन केस के लिए जा सकती है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरफ से दिल्ली पुलिस के सभी 15 जिलों के डीसीपी को ये निर्देश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया गया है कि रात में ड्यूटी के दौरान कौन जवान कितना सतर्क है, ये जानने के लिए अधिकारी रात में कॉल कर सकते हैं और नाइट स्टाफ के अलर्टनेस की जांच कर सकते हैं। ये भी जांच की जाएगी कि रात के वक्त पेट्रोलिंग कितनी की गई और गाड़ी चली या नहीं। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद लगातार जारी है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अगुवाई में हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है। पंजाब हरियाणा के बीच 42 साल पहले साल 1981 में एसपाईएल एग्रीमेंट हुआ था और इसमें सतलुज की यमुना को पानी दिया जाना था, लेकिन अब भगवंत मान ने यमुना से ही पानी की मांग की है। इस मामले में दोनों राज्यों को 19 जनवरी को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत में सस्ती दर वाले हाइड्रोजन उत्पादन पर 17,490 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 2030 तक भारत को ग्रीन हब बनाने के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश भी होगा और 6 लाख नौकरियां मिलेंगी। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है। इसको अमेरिका की जेटपैक एविएशन कंपनी ने बनाया है। स्पीडर नाम की 136 किलो वजनी बाइक करीब 30 मिनट तक 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। रिमोट कंट्रोल से भी चलने वाली ये बाइक 272 किलो वजन उठा सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 3.15 करोड़ रुपए। दिल्ली में आज पारा 3 डिग्री के नीचे पहुंच गया और राजधानी में सीजन की अब तक की सबसे सर्द सुबह का एहसास हुआ। दिल्ली के सफदरजंग में आज 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, जबकि लोधी रोड पर तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तड़के ठंड और कोहरे का खासा असर देखने को मिला। तमाम इलाके घनी धुंध की आगोश में नजर आए। इसके चलते विजिबिलिटी में खासी गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन तक 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 से 7 जनवरी तक यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही तीनों दिन दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप रहने वाला है। हालांकि 8 जनवरी से ठंड में मामूली राहत मिलने के आसार हैं और तापमान बढ़त देखी जा सकती है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और राजस्थान इसमें सबसे ऊपर है। मौसम विभाग की अगर माने तो राजस्थान में इस सीजन में कोहरे का पहला ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। राज्य के अधिकतर जिलों में 6 जनवरी तक कोहरा छाया रहा। फतेहपुर में बुधवार को तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मंगलवार को यहां न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया था। फतेहपुर शेखावटी में विजिबिलिटी करीब 25 से 30 मीटर रह गई है। शेखावटी और चूरू में पारा माइनस के नीचे। राजस्थान के पाली जिले में सर्दी बढ़ने से ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। घने कोहरे और ठंड का असर आम लोगों के साथ साथ मवेशियों पर भी देखने को मिल रहा है। यहां गौशाला में ठंड से बचाव के लिए मवेशियों के पास अलाव लगाया गया है और ठंडी हवा से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। पाली में लगातार 7 दिनों से दिन भर सर्द हवा बहुत तेजी से चल रही है।
पंजाब के तमाम इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। कोहरे और शीतलहर के कारण सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलते हुए नजर आ रही। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर। ठंड का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहां के मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी गर्म कपड़े और ऊनी स्वेटर पहनाकर पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में अपना बचाव करने के साथ साथ अपने आराध्य का भी खास ख्याल रख रहे हैं। मथुरा और ब्रज मंडल के इलाके भी ठंड की चपेट में नजर आ रहे हैं। खास तौर से सुबह के वक्त इतना घना कोहरा छाया दिखता है जिसमें सफर करना मुश्किल हो जाता है। घने कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी में खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं तापमान गिरने से लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। यूपी में बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में 5 डिग्री की भीषण ठंड में जानवरों से फसल बचाने के लिए किसान रात रात भर जागकर खेती की रखवाली कर रहे हैं। जानवरों के झुंड मिनटों में फसल चट कर जाते हैं और इसे बर्बाद कर जाते हैं, तबाह कर देते हैं। इसलिए किसानों के सामने फसलों को बचाने के लिए रात भर जागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं। बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में रात में किसान खेतों की रखवाली करते दिखाई नजर आ रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में सर्द हवाओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया। इलाके में पिछले 3 दिनों से धूप नहीं खिली। इस बीच पश्चिमी हवा चलने से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड से बचाव के लिए लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर के चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड में आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड के चलते आम लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के लोगों को नए पुल की सौगात जल्द मिलने वाली है। दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में कश्मीर के सबसे बड़े पुल का निर्माण आखिरी चरण में है। इस पुल को अगले महीने लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जा सकता है। इंजीनियर और मजदूर लगातार इस पुल के निर्माण को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। पुल बन जाने से इलाके के कई गांवों के लोगों को सहूलियत होगी। 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस समारोह परेड के लिए रिहर्सल शुरू हो चुकी है। परेड में शामिल होने वाले जवानों की टुकड़ियां राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज तड़के घने कोहरे के बीच पूरे जोश और उत्साह के साथ परेड का रिहर्सल करती दिखी। बेहद कम तापमान में परेड की तैयारी के लिए सुरक्षा बलों के जवानों का उत्साह देखने के लायक है। संगम नगरी प्रयागराज में कल से शुरू हो रहे माघ मेले के दौरान लोग प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। माघ मेले के लिए संगम नगरी प्रयागराज को इस बार नो प्लास्टिक जोन घोषित कर दिया गया। लोगों की सहूलियत के लिए विभिन्न संस्थानों की ओर से इको फ्रेंडली बैग बांटने की पहल लगातार जारी है। लोगों से अपील की गई है कि वो प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग न करें और लोगों को जागरूक भी किया जाए। इस माघ मेले में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेले में प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पहली बार इस माघ मेले को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया। प्रयागराज में माघ मेले में पहुंचने के लिए तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सहूलियत के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को मेले में आवाजाही में सुविधा हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2800 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला कर दिया, जबकि 200 बसें रिजर्व रहेंगी। वहीं प्रयागराज के नजदीक के तीर्थ स्थलों के लिए भी 80 बसों का इंतजाम किया जाएगा। मौनी अमावस्या एवं बसंत पंचमी के स्नान पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए क्षेत्रवार बसों का आवंटन किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस कल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंची। जैकलीन फर्नांडिस ने कल माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका। जैकलीन की इस तीर्थ यात्रा से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने निकल कर आई। सुखी चंद्रशेखर के 200 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में जैकलीन को बार बार दिल्ली की अदालत की चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा वो वृंदावन पहुंची। विराट और अनुष्का सबसे पहले परिक्रमा मार्ग स्थित बाबा नीम करोली आश्रम पहुंची। यहां हनुमान जी महाराज एवं बाबा नीम करोली महाराज के समाधि स्थल के उन्होंने दर्शन किए। बाबा महाराज की कुटिया में पहुंचकर ध्यान लगाया। वे 1 मिनट तक आश्रम में रहे और खबर है कि समाधि स्थल पर ध्यान भी लगाया। यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई।
भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टी20 मैच आज शाम 7 बजे पुणे में खेला जाना है। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया आज ही सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। भारत ने पहला टी20 मैच 2 रनों से जीत लिया था। आज नजरें शुभमन गिल के पावर प्ले में प्रदर्शन पर भी टिकी होंगी, जो तेजी से रन जुटाकर सलामी बल्लेबाजी के रूप में अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे। टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मैच से पहले टीम में एक बदलाव भी किया। भारत की श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच जीतने के बाद सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी की तुलना होनी शुरू हो गई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी बद्रीनाथ को भी हार्दिक पांड्या में धोनी की झलक दिखाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो हार्दिक पांड्या में धोनी की झलक देखते हैं। एक बेस्ट फिनिशर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को कई रोमांचक और करीबी मुकाबलों में खुद या अपने फैसलों के दम पर जीत दिलाई। तो वहीं श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से फैसले लिए और एकदम करीबी मुकाबले में जीत दर्ज की। बीसीसीआई जल्द ही नई चयन समिति का ऐलान कर सकती है। इसके लिए सीएससी यानी क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लेने भी शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स की अगर माने तो सीएससी ने चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह के अलावा अजय रात्रा, अमय खुर्सिया और एस सरज जैसे उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मुख्य चयनकर्ता के रूप में चेतन शर्मा की वापसी हो सकती है। सड़क हादसे में जख्मी हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत को लिगामेंट इंजरी के इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई की ही सहमति के बाद उनको कोकिलाबेन अस्पताल शिफ्ट किया गया है। हालांकि उनकी हालत में सुधार है, लेकिन शरीर के कुछ हिस्सों में अभी भी दर्द और सूजन लगातार बनी हुई है। इसके लिए उन्हें पेन मैनेजमेंट थेरेपी भी दी जा रही है। 11 फरवरी को हैदराबाद के स्ट्रेट सर्किल में होने वाली फॉर्मूला ई रेस की टिकट बिक्री बुधवार से शुरू हो गई। आयोजकों की ओर से लगभग 22,500 टिकट बिक्री के लिए रखे गए थे और फैंस उन्हें बुक माई शो और एस नेट जैन पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। टिकटों की प्राइस कैटेगरी की बात करें तो ग्रैंड स्टैंड के लिए 1,000 रुपए, चाइल्ड ग्रैंड स्टैंड के लिए 3,500 रुपए और प्रीमियम ग्रैंड स्टैंड के लिए 6,000 रुपए खर्च करने होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से दावा किया है कि चीन मौत के आंकड़े छिपा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चीन का डेटा वहां की स्थिति की सटीक तस्वीर नहीं दे रहा। अस्पताल में भर्ती होने और बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या को चीन कम करके दिखा रहा है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस ने चीन में कोविड-19 संक्रमण में विरुद्ध वृद्धि को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि चीन ने जो डेटा सार्वजनिक किया है उसमें किसी नए वेरिएंट या म्यूटेशन की जानकारी नहीं है। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। हालात बद से बदतर हो चले हैं। शंघाई और बीजिंग के अस्पतालों में कॉरिडोर में ही मरीजों की मौत हो रही है। मुर्दाघरों में शवों को रखने की जगह नहीं है। खबर है कि शंघाई में प्रतिदिन औसतन शवों की संख्या 90 से बढ़कर 400 से 500 के बीच है। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चिंता व्यक्त की। अमेरिका कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए फैसला लिया है कि आज के बाद से चीन से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। इसके बाद ही उन्हें अमेरिका में एंट्री मिलेगी। अमेरिका ने चीन के साथ साथ हांगकांग और मकाऊ से आने वाले यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। कनाडा ने भी चीन से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा में स्पीकर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार केविन लगातार 6 बार वोटिंग के बाद भी नहीं चुने जा सके। माना जा रहा है कि आज 7वीं बार भी इस पद के चुनाव के लिए मतदान हो सकता है। अमेरिका में यह पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद और शक्तिशाली पद माना जाता है। मैकार्थी रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हैं। प्रतिनिधि सभा में उनकी पार्टी के पास 222 सीटें हैं, जबकि जीत के लिए 218 वोटों की हक दरकार होती है। बावजूद इसके मैकार्थी नहीं जीत पा रहे।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई भारतीय अमेरिकियों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर फिर से नॉमिनेट किया है। बाइडेन की ओर से नॉमिनेट और सेनेट में भेजे जाने वालों में रिचर्ड वर्मा और डॉक्टर विवेक मूर्ति शामिल हैं। वर्मा को प्रबंधन और संसाधन उपमंत्री, जबकि डॉक्टर विवेक को विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड में जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति बाइडेन ने अंजलि चतुर्वेदी को जनरल काउंसिल, रवि चौधरी को सहायक मंत्री, गीता राव गुप्ता को वैश्विक स्तर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दों की राजदूत और राधा अयंकर को रक्षा उपमंत्री बनाया। अमेरिका जाने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी निकल कर आई है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए वीजा अपॉइंटमेंट का इंतजार आपको परेशान कर रहा है, तो शायद जल्द ही आपको इससे राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल वीजा प्रोसेसिंग के वेटिंग टाइम को कम करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि लंबे समय तक लोगों को वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट का इंतजार न करना पड़े। क्यूबा में अमेरिका के दूतावास में वीजा संबंधी सेवाएं 5 साल बाद फिर से शुरू कर दी गई हैं। क्यूबा के उत्तर से अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रिकॉर्ड तोड़ प्रवाह को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। 2017 में अमेरिका के राजनयिक कर्मियों में हवाना सिंड्रोम नामक बीमारी के चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कई मामले आने पर सेवाएं रोक दी गई थी। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी लगातार आतंकी हमला कर रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी के नेताओं पर हमले की चेतावनी दे दी। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के ठिकानों पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की चेतावनी के बाद अफगानी तालिबानी ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस्लामिक समूह तालिबान अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के प्रमुख इमरान खान ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पाकिस्तान की चुनाव आयोग ईसीपी को पार्टी अध्यक्ष कार्यालय से हटाने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। ईसीपी ने तोशखाना मामले में अपने फैसले के बाद इमरान खान को पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का पेरिस सेंट जर्मन क्लब पीएसजी में लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बने मेसी पहली बार पीएसजी पहुंचे। यहां पर टीम और सहयोगी स्टाफ ने उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीएसजी के सलाहकार लुइस ने मेसी को एक विशेष ट्रॉफी दी। कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को 10 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। फिल्म को यशराज प्रोडक्शन के तहत बनाया गया है। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर से पहले गाने बेशर्म रंग और झूमे जो पठान गाने रिलीज किए गए। 22 साल पहले आई फिल्म गदर का सीक्वल गदर 2 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। हालांकि इसकी रिलीजिंग डेट का अभी तक का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म में सनी देओल की पहली झलक देखने को मिल गई है, जिसमें वो बैलगाड़ी का पहिया हाथ में उठाए हुए हैं। बता दें कि पहली फिल्म में सनी हैंडपंप उखाड़ते हुए नजर आए थे। उनका वो सीन और डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने साल 2023 में ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनन्या करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने जा रही वेब सीरीज कॉल मी बे से अपना ओटीटी डेब्यू करने वाली। फैंस को भी उनके ओटीटी डेब्यू का बेसब्री से इंतजार। वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर जल्द ही रिलीज हो रही है। इस वेब सीरीज के जरिए बॉलीवुड एक्टर अभय देओल कमबैक कर रहे हैं। सीरीज की कहानी 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड पर आधारित है। हॉलीवुड के सुपरस्टार जेरेमी रेनर का हाल ही में बर्फीले तूफान का शिकार वो हो गए। उन्होंने अपने इलाज के बीच इंस्टाग्राम पर खुद की फोटो शेयर की। फोटो में चेहरे पर चोट के निशान देखने को मिल रहे हैं। जेरेमी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं।